Hello dear learners, welcome to the e-lecture. Today we are going to discuss the question paper of subject code 1004, that is communication skills in English. This question paper was written for first midterm students for the session 2020-21. Today in this e-lecture I am going to discuss the question paper. We will see what the questions were and what are the correct answers to those questions. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. So let's begin our today's e-lecture. So this is how the question paper was drafted for the students of Rajesh Pilot, Government Polytechnic College, Dausa, students of first midterm, and the exam was held on 9th of December 2020 for the session 2020-21, and as I've already discussed, the subject, that is 1004, communication skills in English. Since the exam was conducted online, the students were given time 1 hour only, and the question paper was of maximum marks 20. 1 घंटे का हमने पेपर लिया था बिकॉज एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट हुआ था. द क्वेश्चन पेपर वॉज डिलीवर्ड वाया व्हाट्सएप एंड द आंसर शीट्स वर कलेक्टेड वाया जीमेल, एंड क्वेश्चन पेपर जो है वो 20 मार्क्स का डिज़ाइन किया गया था. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए थे. तो क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से स्टूडेंट्स को करेक्ट ऑप्शन चूज करना था. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अलास ही लॉस्ट हिज सन. ये एक सेंटेंस है. अब हमें इसके ऑप्शंस देखने हैं कि ये सेंटेंस का जो टाइप है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस. ऑप्शंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, interrogative sentence, imperative sentence और exclamatory sentence. तो जो क्वेश्चन में सेंटेंस है alas he lost his son, ये किस टाइप का सेंटेंस होगा? The right answer is option D, exclamatory sentence, because इसमें exclamatory mark यूज हुआ है. Also जब हम exclamatory words such as hurrah, alas, oh एक्सेट्रा यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सक्लेम करने के लिए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ ब्लाइंड सी. अगेन हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है. ऑप्शंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, interrogative sentence, imperative sentence और exclamatory sentence. तो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले मोडल वर्ब यूज हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब. जब सेंटेंस किसी मॉडल ऑक्सिलरी या किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी, किसी हेल्पिंग वर्ब या मोडल वर्ब से शुरू होते हैं या WH वर्ड से शुरू होते हैं और एंडिंग में पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन मार्क अगर होता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो कैन अ ब्लाइंड सी में आप देखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज काम डाउन. ऑप्शंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, interrogative sentence, imperative sentence और exclamatory sentence. तो प्लीज़ काम डाउन में हम क्या कर रहे हैं? हम एक एडवाइस दे रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो imperative sentence होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, imperative sentence. क्वेश्चन नंबर 4, संडे इज़ अ हॉलीडे.
अगेन हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है. ऑप्शंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इस सेंटेंस में क्योंकि एक डिक्लेरेशन की जा रही है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि संडे इज़ अ हॉलीडे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 5, आई नो हिज एड्रेस. अगेन हमें टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है. द ऑप्शंस आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. तो इसमें हमें सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज एनालाइज करना है. तो आई नो हिज एड्रेस में आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही क्लॉज है. जब सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सिंपल सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 6, आई हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज इल. अगेन हमें स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को एनालाइज करना है और टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज का यूज़ करके दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है. दो क्लॉजेस में से एक क्लॉज जो है आई हेल्प्ड हर, ये हमारा इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज है, जबकि जो हमारा सेकेंड क्लॉज है शी वॉज इल, ये हमारा डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है. जब एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन किया जाता है तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 7, वर्क हार्ड और फेल. अगेन हमें स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को एनालाइज करके टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. अगेन इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और का यूज़ किया गया है. दो क्लॉजेस हैं, वर्क हार्ड, फेल. जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है. सो द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन बी, कंपाउंड सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 8, barking dogs seldom dash. Options are bite और bites. यहाँ हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करनी है. यहाँ जो वर्ब है उसमें आप उसको आप किसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और सेंटेंस का सब्जेक्ट है barking dogs. सेल्डम जो है वो एक एडवर्ब है. सेल्डम के अकॉर्डिंग हम वर्ब चूज नहीं कर सकते हैं, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चूज करनी है और सब्जेक्ट है बार्किंग डॉग्स. क्योंकि डॉग्स प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी और प्लूरल वर्ब में एस और ईएस को यूज नहीं किया जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर शी और हर डॉटर्स डैश द फूड. अगेन हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करनी है. जब किसी सेंटेंस को आइदर और, नाइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर और से जोड़ा जाए तो जो भी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज की जाएगी. तो यहाँ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है हर डॉटर्स. क्योंकि हर डॉटर्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगी. सो द राइट ऑप्शन इज हैव कुक्ड. हैज़ कुक्ड इज सिंगुलर, हैव कुक्ड इज प्लूरल और डॉटर्स क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल ही चूज करेंगे. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हैव कुक्ड. 10th क्वेश्चन, बिलियर्ड्स डैश एन इंटरेस्टिंग गेम. यहाँ हमें अगेन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करनी है. ऑप्शंस आर, एम, इज और विल. तो यहाँ हम देखेंगे कि बिलियर्ड्स में क्योंकि लास्ट में एस है तो बहुत से स्टूडेंट्स इसे प्लूरल कंसिडर करेंगे. लेकिन मैंने आपको ई लेक्चर में ये बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस यूज़ होता है लेकिन उन्हें सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, बिलियर्ड्स,
एट्सेट्रा। ये नाउन्स हैं और इन्हें सिंगुलर नाउन कंसिडर किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इज। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? सो द आंसर इज, अब क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी आंसर करना है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स exchange of information, knowledge, ideas, emotions and feelings. It is a dynamic process and varies from person to person as well as culture to culture. Communication may take place between individuals and groups. It is a vital activity in which a speaker and a listener participate to exchange, store or process information. तो ये हमने communication को define कर दिया। The Latin equivalent of the term communication is communicare or communis, which means to share, to participate or to make common. Now ये हमने जब communication explain कर दिया, now we will answer the another part of the same question. Explain the process of communication. So process of communication अब हम explain करेंगे। Every meaningful communication takes place in a process which when individuals and groups come into contact to share an idea or a piece of information. Communication is a transactional process where the sender or transmitter initiates the process of communication with an encoded message, chooses an appropriate channel, and approaches the intended receiver for the desired feedback. The process of communication consists of 7 elements. Number 1, sender. Number 2, message. Number 3, encoding. Number 4, channel. Number 5, receiver. Number 6, decoding. Number 7, feedback. So these are the elements of the process of communication. तो ये हमारा question number 2 हमने explain किया. So I am also telling you how to answer questions in the examination. आपको पता होना चाहिए question कितने marks का पूछा गया है और उस according ही आपको अपना question का answer draft करना चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये मान लीजिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन जो है वो 2.5 मार्क्स का है और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन 2.5 मार्क्स का है। तो दोनों को ही आपको इक्वल लेंथ में और अच्छी लेंथ में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एग्जाम्पल्स। अगेन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वर्बल कम्युनिकेशन 2.5 मार्क्स का होगा, नॉन वर्बल 2.5 मार्क्स का होगा और दोनों को एक्सप्लेन करके हमें दोनों के एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो आंसर हम लिखेंगे, बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, verbal communication and non-verbal communication. First we will explain verbal communication. Verbal communication, when a person uses words to communicate while speaking and writing, it is verbal communication. Verbal communication is in oral and written form. The most important element of verbal communication is language. Examples of verbal communication are seminars, conferences, meetings, lectures, notices, advertisement, radio shows, letters, applications, interviews, group discussions, emails, telephonic conversation, face-to-face interaction, etc. Now we will explain non-verbal communication. When a person communicates without using words, it is non-verbal communication. The most important element of non-verbal communication is visual cues without words. Examples of non-verbal communication are personal appearance, body language, proxemics, kinesics, paralanguage, etc. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे। एक क्वेश्चन था आपका डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एग्जाम्पल्स, और डिफाइन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स। So now we will study define formal and informal communication, give examples. ये भी 5 marks का है। तो again formal communication is of 2.5 marks and informal communication is of 2.5 marks.
एग्जाम्पल का आंसर देखिए, क्वेश्चन का आंसर देखिए. Formal communication takes place among different employees of an organization as per the structure of the organization. Formal communication observes organizational hierarchy system, discipline, and laws of power and authority. When the message is transmitted among communicators who share a professional relationship, it is known as formal communication. To convey important decisions, to assign tasks, orders, instructions, trainings, feedback pertaining to some job, seminars, conferences, workshops, lectures, etc., are examples of formal communication. Informal communication is quite reverse to formal communication, as informal communication is based on personal relations than professional relations. When the communicators share a personal bonding and are not tied to any norm, law, or policy, then the communication happening between them is termed as informal communication. It exists on a larger scale in every organization, and its source lies in personal and social relations, beliefs, religion, sentiments, areas of interest, caste, customs, preference, political viewpoints, etc. Informal relations emerge out of an instinct to communicate with fellow beings about matters that are not confined to professional responsibilities alone. The exchange of messages, jokes, gossips, apprehensions, personal feelings, intentions, viewpoints, etc., are examples of informal communication. So, this was the question paper for first midterm for the students of first semester for the subject 1004. So today's e-lecture was all about how to answer the questions to score maximum marks, how to draft your answers in a proper way, how to express your answers in a proper language. I hope with this video you are able to comprehend how to write answers and how to take maximum benefit by writing accurate answers, by writing accurate draft of answers. Thank you very much.